Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Physical Chemistry 2, and today we are going to discuss Maxwell's distribution law of molecular velocities part 2. अच्छा जी, पार्ट 2 में एक्चुअली हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें मैक्सवेल ने यूटिलाइजिंग प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस इन दो इक्वेशंस के ज़रिए उसने शो किया कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। अब ये देखें यहाँ पर इसने प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन जो है उसका वर्ड यूज़ किया है, और ये प्रोबेबिलिटी जो है ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में तो प्रोबेबिलिटी के लिए कोई जगह ही नहीं थी, यानी इसमें ये कहना कि गैस मॉलिक्यूल्स की इतनी प्रोबेबल जो है अंदाज़न इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस वेलोसिटी रेंज में फॉल करेंगे, तो उसने एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया विच वाज क्वाइट अनयूजुअल राइट इन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि उसमें ये था कि साइंस में ये तसव्वुर करना कि कोई प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है, कोई अंदाज़ा भी हो सकता है, तो उसको किस तरह से मतलब जो है वेरीफाई किया जा सकता है या जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन मैक्सवेल ने पहली दफ़ा ये काम किया बिकॉज देयर वर सम फेनोमेना विच वर अनएबल टू एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में इस प्रोबेबिलिटी के टर्म को यूज़ करते हुए हम इन फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते थे। तो उसने यही प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस यूज़ की कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी एक एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, या फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या आगे जाके मतलब हम पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं एक कंटेनर के अंदर मतलब वो किन किन वेलोसिटीज़ के साथ हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशंस को तसव्वुर करते हुए मैक्सवेल ने ये कहा कि जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ की, वेदर इट इज़ एवरेज वेलोसिटी, वेदर इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और वेदर इट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ठीक है, अब उसने जो एक्सप्रेशन जो ड्राइव की, दिस वाज एक्चुअली ड्राइव्ड बाय मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन, और इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, डी एन सी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 पाई के टी, ये स्मॉल के है, ठीक है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के, एंड दिस इज टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और फिर इसकी एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है 3/2, और फिर इसका ओवरऑल एक्सपोनेंट है रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 kT। फिर इसके बाद हमारे पास एक और आगे टर्म आ जाती है सी स्क्वायर डी सी। ठीक है, एक इसकी ये फॉर्मेट है इसको लिखने का, और एक जो है इसका ये फॉर्मेट है, यानी 1/n इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू 4 पाई एम बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2, और फिर उसका अगले वाला टर्म है सी सॉरी ई मतलब एक्सपोनेंट रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 kT, और फिर आगे सी स्क्वेयर है। ओके, अच्छा, अब हम ये जो 2.36 इक्वेशन नंबर 2.35 से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, यानी ये नीचे वाली इक्वेशन जो है उसी को हम आगे एक्सप्लेनेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसमें देखें कि हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं और इस इक्वेशन को हम किस तरह से जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू के साइन के बाद हमारे पास ये पहला टर्म है, पहला टर्म इंक्लूड होगा 4 पाई एम बाय 2 पाई के टी
की पावर 3/2, दिस इज द फर्स्ट टर्म। इस इक्वेशन में हम कहेंगे दिस इज द फर्स्ट टर्म अप टिल 3/2। अच्छा, जो सेकंड टर्म है इसमें वो है एक्सपोनेंट, ठीक है, रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 KT, ठीक है, ये आपका सेकंड टर्म होगा। और ये जो सी स्क्र है ये आपका थर्ड टर्म होगा इस इक्वेशन में, राइट। ओके, आप देखें अब इसको समझने के लिए वी विल कंसिडर अ सिलेंडर विच इज फिल्ड विद गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि एक पर्टिकुलर मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। और फर्ज करें फॉर एग्जांपल हमने 1 मोल गैस लिया है, हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली है, ठीक है। 1 मोल है तो हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको पता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल का 2 ग्राम पर मोल होगा, ठीक है। तो इसमें आप समझ लें कि सिलेंडर के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस फिल की हुई है और उसका मॉलिक्यूलर 1 मोलर मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम पर मोल, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका मास है, ठीक है, यानी इस फर्स्ट टर्म के अंदर ये जो m है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें ये जो टेम्परेचर है इसको भी ज़ाहिर है हम कांस्टेंट रख सकते हैं, यानी हम कोई भी टेम्परेचर सेट कर लेंगे और उसको वहाँ पर फिक्स कर लेंगे, इट मीन्स कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन में विच इज़ 4πm/2π/KT, ठीक है, और इसकी एक्सपोनेंट है 3/2। तो इसमें देखें इसमें 4 भी कांस्टेंट है, एक पाई की भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। m जो है यानी हमने पर्टिकुलर गैस ली है जैसा कि मैंने कहा हाइड्रोजन, तो उसका जो मास है वो भी कांस्टेंट हो गया विच इज़ 2 फॉर एग्जांपल। और ये जो टेम्परेचर है इन केल्विन स्केल वो भी हम मतलब टेम्परेचर सेट करके उसको फिक्स कर सकते हैं, तो टेम्परेचर को भी हमने कांस्टेंट बना दिया। और 3/2 जो है इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट टर्म है उसके ऊपर तो ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है विच इज़ 1/n इंटू dN/c/dt, वो उसके ऊपर फर्स्ट टर्म के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा जी, अब हम सेकंड टर्म की तरफ आ जाएं विच इज़ एक्सपोनेंट रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 KT, ठीक है। तो इस टर्म में जो वेरिएबल चीज़ है यानी उस टेम्परेचर पे वो ज़ाहिर है वेलोसिटी है यानी सी स्क्र है, और थर्ड टर्म भी सी स्क्र ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है वो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में जो सी स्क्र है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से मतलब वेलोसिटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स, और उनकी यूनिट रेंज जो है वो उसको हम देखेंगे यूनिट रेंज क्या होती है, और उसके थ्रू से फिर हम ये वाला फैक्टर जो है इस इक्वेशन का 1/n इंटू dNc/dt इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में, ठीक, पिछले लेक्चर में हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के अजम्पशंस स्टडी किए थे, ठीक है। तो उस लेक्चर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो ताकि आप लोग वहाँ पे डायरेक्टली जाके वो लेक्चर भी देख सकें, ठीक है। तो अच्छा, अब उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं रेंजिंग फ्रॉम वेरी मिनिमल वेलोसिटीज़, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स देखें ऐसे भी हो सकते हैं इस सिलेंडर के अंदर जो बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहे और उनकी ज़ीरो फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर उनकी स्पीड है, ठीक है। या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इतने तेज़ हैं दैट दे आर मूविंग विद इनफिनिट स्पीड, ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी तक मैक्सवेल ने अज्यूम किया था कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो हैं उनकी रेंज है, ठीक है। तो ये तो एक रेंज हो गई, right, but there might be some molecules which are moving with velocity, for example c1, and then there is a limit, there is a range
of molecules which are moving in the velocities between C1 and C2, ठीक है। तो ये एक यूनिट रेंज हो जाएगी, यानी C1 है कुछ मॉलिक्यूल्स, एक हमारे पास C1 स्पीड है। फॉर एग्जांपल C1 जो स्पीड है वो है 50, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक C2 स्पीड है विच इज़ 60। तो C1 और C2 के दरमियान जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिट रेंज है, यानी अब 60 से 50 का डिफरेंस जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है फॉर एग्जांपल। सो दिस इज़ अ यूनिट रेंज, ठीक है। तो अब इसी तरह अब यूनिट रेंज देखिए कोई भी हो सकती है। अब मैंने 10 ये यूनिट रेंज बना दी है, अगर मैं यहाँ पर 50 से 51 ले लेती तो वो 1 यूनिट रेंज हो जानी थी। एनीवेज बताने का मतलब ये है कि 50 से 60 के दरमियान जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो इस यूनिट रेंज में आ जाएंगे। यही एक प्रोबेबिलिटी जो कंसिडरेशन है उसका यही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब देखें इसमें 0 से इन्फिनिटी के दरमियान मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। फिर हमने कहा एक यूनिट रेंज को हमने डिफ़ाइन किया जिसमें हमने ये कहा कि C1 से C2 के दरमियान जितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो इस यूनिट रेंज में आएंगे। ओके, तो अब अगर हमने ये मालूम करना है कि कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं मतलब ये डी सी जो है कितने मॉलिक्यूल्स जो है इस यूनिट रेंज में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि जितने मॉलिक्यूल C2 से मूव कर रहे हैं उसमें से C1 वाले मॉलिक्यूल्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी c, यानी इस यूनिट रेंज में जितने मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं वो हम इस डी से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये आप हमेशा याद रखें कि डी का मतलब अ स्मॉल चेंज, तो जहाँ भी डी का वर्ड यूज़ होगा दिस मीन्स अ स्मॉल चेंज। तो ये डी सी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग विद वेलोसिटीज C2 एंड C1। तो डी सी जो है वो हमें स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी देगा। अच्छा जी, अब क्या है कि इन टोटल स्पीड रेंज वी हैव n पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यानी हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है n, ठीक है। और इन डी सी स्पीड रेंज वी विल हैव DNC पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर n है और तो DC स्पीड रेंज में जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की है वो होगा DNC पार्टिकल्स, यानी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर मूविंग विद DC स्पीड वो क्या होगा DNC। तो इन यूनिट स्पीड रेंज, अगर यूनिट स्पीड रेंज हमने निकालनी है तो इस DNC को ज़रा DC से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा DNC डिवाइडेड बाय DC। अच्छा, अब ये जो है यूनिट स्पीड रेंज, अब fraction of total number of molecules which are moving in this unit speed range, ठीक है। तो देखिए फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि उस फ्रैक्शन को हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरह हमने इस स्पीड रेंज के अंदर जितने मॉलिक्यूल इस यूनिट स्पीड रेंज के अंदर जितने मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहे हैं उसका पता करने के लिए हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। जब हम इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/n इंटू DNC डिवाइडेड बाय DC। ओके, सो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमने सारी इक्वेशन को जो है जो भी इसमें फैक्टर्स थे वो स्टडी कर लिया और हमने इसको एक्सप्लेन किया कि इस टर्म का 1/n इंटू DNC डिवाइडेड बाय DC, इस टर्म का मतलब ये है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड DNC डिवाइडेड बाय DC। इसका मतलब कि वो वाला फ्रैक्शन जो कि स्पीड DNC डिवाइडेड बाय DC के साथ सफ़र कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, वो फ्रैक्शन आगे वाली इन 3 टर्म्स के बराबर है जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन की हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है हम आगे जाके देख लेते हैं फर्दर कि ये वाले फैक्टर्स जो हैं इनकी फर्दर क्या एक्सप्लेनेशन है।
So, in this slide, we will see a new format of Maxwell distribution law of molecular velocities, equation of Maxwell distribution law of molecular velocities. ठीक है, इसमें हम एक न्यू फॉर्म स्टडी करेंगे और उसमें एक्चुअली हमने करना क्या है कि जो पिछला एक्सप्रेशन था और उस पिछले एक्सप्रेशन में इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन m by k, these are multiplied by n, ठीक है, which is n is the Avogadro's number. The result mn divided by kn is equal to m by r, ठीक है, where m is the molecular mass of the gas. तो अब जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसको हम फिर किस तरह से राइट अप कर सकते हैं, 1/n इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m डिवाइडेड बाय n. तो यही ऊपर वो सेंटेंस में बताया गया है कि ये वाला m जो न्यूमरेटर में दिया गया है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे n से, ठीक है। अच्छा, ये m जो है ये क्या चीज़ है, ये m यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के मास को, ठीक है। और जब हम इसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे विच इज़ एवोगैड्रोज नंबर, यानी मास ऑफ m मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। यानी जाहिर है पहले एक मॉलिक्यूल का मास था और जब हम एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के मास को कंसिडर करेंगे तो वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ही होगा, ठीक है। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। तो जब हम एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कैपिटल M के बराबर हो जाएगा विच इज़ एक्चुअली द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में ये जो K है, ठीक है, इस बात को गौर से समझें और अंडरस्टैंड करें। K जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, ठीक है, सॉरी नॉट 1 मोल, फॉर 1 मॉलिक्यूल, यानी K क्या होता है, ये आइडियल गैस कांस्टेंट होता है फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब हम इस K को N के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन विच इज एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो R के बराबर हो जाएगा। और R क्या है, R इज द आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि के क्या है, के इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसको भी जब हम नीचे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 1 मोल नंबर 1 मोल के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो जाहिर है R के बराबर हो जाएगा। और R क्या है, आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, ठीक है। तो बाकी जो इक्वेशन है वो ऐसा सच हो जाएगी 3/2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र डिवाइडेड बाई सॉरी ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्र एन डिवाइडेड बाई 2 KT एन सी स्क्र, राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद इस इक्वेशन को फर्दर हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/n इंटू डी एन सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू 4 पाई, और ये अब ऊपर एम एन जो है ये बराबर हो जाएगा m के, तो वो हमने लिख दिया, और डिवाइडेड बाई 2 पाई, और n के जो है ये बराबर हो जाएगा r के, ठीक है, इंटू टी रेज टू पावर 3/2। अच्छा जी, अब एक्सपोनेंट माइनस, अब देखिए यहाँ पर फिर ये कैपिटल M आ गया है। अब कैपिटल M जो है वो किन दो फैक्टर्स की जगह आया है, ऊपर वाली इक्वेशन में जब M को यानी स्मॉल m को जब आपने n से मल्टीप्लाई किया है विच इज़ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये यहाँ पर भी वही केस हुआ है जो कि फर्स्ट टर्म में था, यानी जब m को n से मल्टीप्लाई किया तो वो कैपिटल M के बराबर आ गया। तो यहाँ भी जब m को स्मॉल m को जब कैपिटल N विच इज़ एवोगैड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उससे मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आगे भी देखें 2KTN, ठीक है। तो ये K को जब हमने N से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया डिवाइडेड बाय 2RT सी स्क्वायर,
ठीक है। तो ये इस तरह से ये एक फॉर्म है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। दीज आर द टू फॉर्म्स। अब देखें इसमें जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसमें उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें क्या है, डीएनसी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटीज बिटवीन सी एंड सी प्लस डी सी। ठीक है। और ये वो यूनिट रेंज है जो मैंने पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन की है। n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, डी एन सी ओवर n, this is the fraction of the total number of molecules with velocities between c and c plus dc। again उस रेंज में fraction of total number of molecules जो हमने बहुत तफसील से पढ़ा, m जो है मोलर मास ऑफ द गैस है एंड t इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So now we have the defects of Maxwell's distribution law of molecular velocities। अच्छा, अब इसमें क्या है, जो इसका सिग्निफिकेंट डिफेक्ट है मैक्सवेल लॉ, वो क्या है, इज़ द यूज़ ऑफ अजम्पशन विच असर्ट्स दैट द वेरिएबल u v and w आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। अब ये वाले वेरिएबल्स जो हैं u v w क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अगेन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज़ ये कहता है कि ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, मतलब उनका एक दूसरे पे कोई इन्हिसार नहीं है। तो दिस अजम्पशन इज़ नॉट रियली ऑब्वियस। ठीक है। अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर or extremely high density, the Maxwell's law does not hold because of quantum mechanical effects and the velocity components are no longer statistically independent। अच्छा, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में बात की थी कि मैक्सवेल लॉ जो है मैक्सवेल ने बनाया कंसिडरिंग क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। तो अब अब बहुत सारे ऐसे क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स हैं जिसको ये लॉ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट में फॉर एग्जांपल एक इफ़ेक्ट है टनल इफ़ेक्ट, और उसमें टनल इफ़ेक्ट में ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स अगर ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, तो क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन के पास एक हिडन एनर्जी होती है जिसको यूज़ करते हुए वो उस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह इसलिए ये जो मैक्सवेल लॉ है ये कुछ क्वांटम मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं ये उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture, and in the next lecture we will study about the graphical representation of Maxwell's distribution of velocities. Till then, Allah Hafiz.